हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स अनाउंस हो चुके हैं। मतलब जैसे आरपीएफ के, एएलपी टेक्नीशियन, इन सब के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। मतलब नवंबर दिसंबर में इन सब की एग्ज़ाम्स होने लगेगी। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात अभी क्या होगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि पीवाईक्यूज़ जो आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं उसे प्रैक्टिस अगर आप करें तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स का एक टॉपिक जो है यूनिट वो लेकर आई हूँ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, और साथ ही इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं उन सब की डिटेल एनालिसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये है हमारा लेक्चर 3 यानी कि लेक्चर 2 और लेक्चर 1 जो इस टॉपिक यूनिट टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी ये पूछी जा रही है। ऑप्शंस है वोल्ट, कूलम, केल्विन या केजी। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये आरआरबी के थ्रू ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, कूलम। ठीक है, अब अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं कि चार्ज होता क्या है, तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के चार्ज हो सकते हैं, जैसे स्टैटिक चार्ज जो किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो मूव नहीं करता, वो फ्लो नहीं करता। और एक होता है मूवेबल चार्ज जो फ्लो करता है, और अगर ये फ्लो करे तो इसे ही फिर हम करंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बाकी जितने यूनिट्स है उन सब के बारे में बता दूं तो वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। ठीक है, केल्विन, केल्विन है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और केजी है एसआई यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पे जितने भी चारों ऑप्शंस दिए हैं ये सब एसआई यूनिट है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटीज के। ठीक है, अब कूलम के बारे में बात की जाए तो कूलम है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे सी, लेटर सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कूलम नाम आया कहाँ से? तो ये चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये फिजिस्ट थे जिन्होंने या जिनके नाम पर ये कूलम चार्ज की एसआई यूनिट को रखा गया है। ठीक है, अब ये जो कूलम थे यानी कि चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम थे, इन्होंने कूलम्स लॉ भी दिया है। ठीक है, कूलम लॉ भी दिया। अब ये कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, या फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। मतलब मैं पहले एक बार डायग्राम के थ्रू समझा दूं। मान लो ये दो चार्ज्ड बॉडीज हैं। ठीक है, चार्ज बॉडी ए और चार्ज बॉडी बी, मतलब इसमें कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे से ये दूर जाएंगे, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो भी ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये लोग एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में एक फोर्स होती है जिसके वजह से इनकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, दूर जाना या पास आने की मूवमेंट हो रही है। तो जैसे मान लो यहाँ दो बॉडीज मैंने लिया है, एक बॉडी ए और दूसरा बॉडी बी। ठीक है, मान लो बॉडी ए में है चार्ज Q1 और बॉडी बी में है चार्ज Q2। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो फोर्स है, ठीक है, जो चार्जेस की फोर्स है दो बॉडीज के बीच की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। मतलब दोनों चार्जेस जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की, ये दोनों बॉडीज की बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से कूलम लॉ से एक फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलम लॉ हो गया। अब एक चीज आप कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है कूलम, उसे लेटर C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल C से, और चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल लेटर Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे अब देखो कूलम को डिफाइन किया गया है कि अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू अगर एक सेकेंड में कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो उसे ही हम अमाउंट ऑफ चार्ज कहेंगे। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, यानी कि चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर,
और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि 1 कूलम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। अब सबसे पहले तो मैं रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं कि ये है क्या। तो रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं रुकावट। ठीक है, अब किस चीज़ के रुकावट की बात की जा रही है, तो मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। अब करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई दूसरा प्रॉपर्टी है जो इसे क्या कर रहा है, रोक रहा है, यानी कि आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली इसे रोक रहा है, या तो फिर इसे स्लो डाउन कर दे रहा है। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रोके या उसे स्लो डाउन कर दे, उसकी गति को और कम कर दे, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो सही आंसर होगा ओम। ठीक है, ओम है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, और इसका सिंबल क्या है, इस तरह का कुछ है। ठीक है, कूलम किसका एसआई यूनिट है, अभी जस्ट हमने देखा, कूलम हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। जूल किसका है, जूल वर्क एंड एनर्जी दोनों का है। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है काफी, जूल वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई यूनिट है। न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट है। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली बहुत बार पूछी गई है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल मीनिंग जैसे मैंने बता दिया, रुकावट, करंट जो फ्लो कर रहा है उसके पाथ में, उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आए तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट की फ्लो जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर कम हो तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में हमने देखा ओम है। ठीक है, ओम का सिंबल भी आपको याद रखना है, ये है ओम का सिंबल, ओम्स। अब एक और चीज यहां मैं बता दूं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ किसने दिया था, तो जो साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने ही ओम्स लॉ प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसके पीछे एक ग्राफ भी रेडी किया था, VI ग्राफ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ। ठीक है, जिसमें उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिला था। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यूज इसकी आएगी स्लोप की, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को उन्होंने नाम दे दिया था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमें मिल जा रहा है, R इज इक्वल्स टू V इंटू I, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। ठीक है, अब ये स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस के बारे में मैं पहले बता दूं कि स्ट्रेस को हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब शायद आप कंफ्यूज हो गए कि फोर्स पर यूनिट एरिया तो भाई प्रेशर होता है, तो ये स्ट्रेस कैसे हो गया। ठीक है, फिजिक्स में ये दो टर्म्स है, एक स्ट्रेस है और दूसरा है प्रेशर। इन दोनों को हम ये कह सकते हैं कि इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्यों अलग है, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को अगर आप उस पर दबाव डालो, ठीक है, तो वो अपना शेप तो चेंज करेगा, लेकिन फिर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप एक स्पॉन्ज ले लो। ठीक है, स्पॉन्ज को अपने हाथों से अगर उसे जोर से प्रेस कर दो अंदर के तरफ, ठीक है, या ये कह सकती हूँ उसे स्क्वीज कर दो। ठीक है, प्रेस करने से फिर क्या होगा, वो उसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी या उसकी साइज भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही अपने हाथों को आप हटाओगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो डिफॉर्म हो गया, डीफॉर्म, फिर से अपने शेप में वापस आ गया। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेस, यानी कि हमने फोर्स अप्लाई किया एक गिवन एरिया में तो वो स्ट्रेस हो गया। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है किसी भी सरफेस एरिया पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो सिंपली प्रेशर होता है। अब स्ट्रेस जो है उसे इमेजरेबल क्वांटिटी कहा जाता है, मतलब स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इमेजरेबल क्वांटिटी, लेकिन प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिमिलैरिटी पूछी जाए कि प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में
क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो इमेजरेबल है, उसे मेजर नहीं कर सकते। प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेस किसी बॉडी पे अगर अप्लाई की जा रही है तो वो डीफॉर्म हो जाता है, यानी कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, लेकिन प्रेशर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब स्ट्रेस की एसआई यूनिट यहाँ पे पूछी जा रही है, तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट है यहाँ ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम पास्कल भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेशर का यूनिट हो जाएगा पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूटन किसका यूनिट है, तो न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, और वॉट है एसआई यूनिट पावर का। ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर अगर पूछा जाए तो ये किसी के स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। ओके, एक और बात यहां पे बता दूं, स्ट्रेस जो है उसे सिग्मा, ठीक है, इस लेटर से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछी जा रही है कि करंट की एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो है वो करंट की एसआई यूनिट है, और ये एम्पियर नाम जो है वो फिजिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के थ्रू दिया गया है। ठीक है, मतलब इनके नाम पर ये एम्पियर यूनिट रखा गया है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे यूनिट्स है वो किन क्वांटिटीज के यूनिट है, तो कूलम अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है। जूल, ये बार बार ये जूल आ जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट है। ठीक है, वाट, तो ये पावर का ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन में। ओके, अब करंट के बारे में मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को ये डिफाइन किया जा सकता है कि 1 कूलम पर सेकेंड, यानी कि चार्ज बाई टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम कह सकते हैं चार्ज बाई टाइम। मतलब ये हुआ कि मान लो एक रॉड है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर मैं चार्ज फ्लो करवा रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं चार्ज पास कर रही हूँ, तो 1 सेकेंड में कितने चार्जेस यहाँ पास होंगे इस कंडक्टर से, उसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहीं से इसका फॉर्मूला आ जाता है कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है, करंट को हम लेटर आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को कैपिटल क्यू या तो स्मॉल लेटर क्यू से भी डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ गया, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट के बारे में बता रही थी, करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, तो एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इन सारे लेटर्स में आप कंफ्यूज मत होना, आई करंट के लिए हो गया, लेकिन उसकी एसआई यूनिट जो एम्पियर है उसके लिए ए होगा। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की जो डिवाइस है वो है एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दी गई है, इस तरफ मतलब कॉलम 1 में है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, और दूसरी तरफ कुछ यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स है, तो हमें मैच करना है, बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होगी। ठीक है, अब क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में बता दूं कि ये तीनों है क्या। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट। ठीक है, मतलब कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट करंट, या कितना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रहा है किसी बॉडी पे पर यूनिट करंट, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते, इसे हम एक प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, ये किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द चेंज इन करंट। ठीक है, मतलब टू स्टॉप द चेंज इन करंट। ठीक है, अब देखो इससे आप रेजिस्टेंस से कंफ्यूज मत होना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट के पाथ में रुकावट लाना, ठीक है, उसे स्टॉप करना, लेकिन यहाँ क्या है, टू स्टॉप द चेंज इन करंट। मतलब इंडक्टेंस ये चाहेगा कि जितनी भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में वो सेम रहे, वो चेंज नहीं हो। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा ही फ्लो करे, कम हो रहा है तो कम ही फ्लो करे, बट चेंज नहीं हो, ये है इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, एक सरफेस से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, अब इन सब की एसआई यूनिट के बारे में मैं बात करूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इसका एसआई यूनिट है टेस्ला। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है इसका एसआई यूनिट है ऑप्शन सी यानी कि हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है वेबर। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट है टेस्ला, और इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में अगर बात की जाए तो वो है गॉस। ठीक है, अब ये जो टेस्ला, गॉस, हेनरी, वेबर, ये सब के सब साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट है हेनरी और मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स को साई लेटर से डिनोट किया जाता है और इसकी सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप इसे ध्यान से याद कर लेना। अगला प्रश्न है विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो रहा है कि एनर्जी और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब किन दो फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट सेम होती है, इक्वल यूनिट होती है। तो बार बार मैंने ये रिपीट किया है कि एनर्जी और वर्क, इन दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम है। ठीक है, अब क्यों सेम है, तो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी और वर्क जो है वो रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है, फिजिक्स में आपने एक लाइन पढ़ा होगा, एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टर्म्स। रिलेटेड टर्म्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी की मात्रा अगर ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा वर्क कर सकता है। ठीक है, और किसी में अगर एनर्जी कम है तो वो कम वर्क कर सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें पूरी 100% चार्ज है। ठीक है, मतलब इसमें फुल एनर्जी है। तो अगर ये फुल एनर्जी है मतलब ये ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, मोर वर्क करेगा। ओके, लेकिन अगर एक दूसरा मोबाइल फ़ोन है जिसमें कम एनर्जी है, मान लो 10% ही एनर्जी है, चार्ज है, तो इसका मतलब ये कम वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी और वर्क दोनों को रिलेटेड टर्म्स कहते हैं, मतलब सेम टर्म्स कहते हैं। तो इन दोनों की एसआई यूनिट्स भी सेम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। अब मैं सबकी एसआई यूनिट के बारे में बता दूं तो एनर्जी और वर्क इन दोनों का एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, जिसे हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। पावर की एसआई यूनिट है वॉट, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। डेंसिटी की एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब और फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक, अब यहाँ जूल के बारे में ये बताया जाता है कि जूल इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनके नाम पर ये एसआई यूनिट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। ठीक है, अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और साथ में अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि जितने भी क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कशन अभी तक किया है उन सब में यूनिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अनोखा क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि किसकी यूनिट ही नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर। तो सबसे पहले यहाँ एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी की यूनिट तो अभी मैंने जस्ट बताया कि केजी पर मीटर क्यूब होता है ये। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं, मतलब इसका ऐसा यूनिट मीटर हुआ। प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो है पास्कल, और रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट क्यों नहीं होता। अब मैं बता दूं, सबसे पहले डेंसिटी के बारे में थोड़ा बताऊं। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब सबसे पहले डेंसिटी की मीनिंग क्या है, तो डेंसिटी की मीनिंग होती है हैवीनेस और लाइटनेस, मतलब कोई भी चीज कितना हल्का है या भारी है। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मास पता है और वॉल्यूम पता है तो मैं डिवाइड कर डेंसिटी उसका पता कर सकती हूँ। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। क्यों स्टैंडर्ड रखा गया है वो भी मैं बताती हूँ। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मान लो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो सपोज 1.5 या 1500, ठीक है, 1500 kg
पर मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखो ये सेम यूनिट्स है। रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली क्या है, ये रेशियो है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों यूनिट नहीं होती? क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेम क्वांटिटी के बीच का रिलेशन शो करते हैं या कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है बस वही बचा, कोई यूनिट बचा ही नहीं है, तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ ये बताया गया है कि रिलेटिव डेंसिटी जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने ये कहा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर को ही यहाँ क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया? तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना होगा। कभी भी कोई पूछे कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, तो आप बता सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या तो फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये कब होता है ये भी आपको याद रखना होगा, एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसी टेम्परेचर पे ये होगा, किसी और टेम्परेचर पे मैक्सिमम डेंसिटी नहीं होगा। मिनिमम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात की जाए तो मिनिमम डेंसिटी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कह सकते हैं 998 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, एम्पियर सेकेंड, ये किसका यूनिट है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है चार्ज, पावर, वोल्टेज या एनर्जी। अब देखो पावर का यूनिट हमने बार बार देख लिया, वाट होता है। ठीक है, एनर्जी का भी यूनिट हमने देख लिया, जूल होता है। वोल्टेज का एनर्जी क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। तो बचा यहाँ चार्ज। अब शुरुआत में मैंने बताया था चार्ज का ऐसा यूनिट तो कूलम होता है, तो फिर ये एम्पियर सेकेंड कैसे आ गया? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसके फॉर्मूला से। ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट अभी हमने क्या देखा था, कूलम देखा था। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। यानी कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम तो है ही, साथ में इसे हम एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, गलती मत करना, एम्पियर पर सेकेंड नहीं है, ये एम्पियर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से ये कूलम भी ऐसा यूनिट है और एम्पियर सेकेंड को भी चार्ज का यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर। ठीक है, अब ये जो गैलन वर्ड है, ये गैलन शब्द है, इससे इसकी यूज हम कहाँ करते हैं ये पूछी गई है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के मेजरमेंट में, कंटेनर के लिए, मेजरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम मेजर करने के लिए, या इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे गैलन का इस्तेमाल हम करते हैं ऑप्शन सी फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे सारे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए गैलन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, गैलन का इस्तेमाल लिक्विड के लिए हो सकता है और गैसेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली ये लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, सॉलिड के लिए हम गैलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो गैलन इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। गैलन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल GAL, स्मॉल लेटर GAL से गैलन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 गैलन की वैल्यू क्या होती है, 3.7854 लीटर। ठीक है, और 1 इंपीरियर गैलन इज इक्वल्स टू 4.54609 लीटर्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, याद रखिएगा कि ये सिर्फ लिक्विड गैसेस के लिए होती है, ना कि सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस का सिंपल मीनिंग तो होता है दूरी। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि काफी दूर की जो डिस्टेंसेज है, यानी कि जैसे अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि अर्थ, हमारी पृथ्वी से सन, सूरज तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है, तो इसे मैं अगर किलोमीटर में एक्सप्रेस करूं तो ये काफ़ी छोटी यूनिट होगी, इसलिए थोड़ी बड़ी यूनिट चाहिए ताकि हम प्लैनेट्स के डिस्टेंस के बारे में बात कर सके। ठीक है, या जो भी यूनिवर्स में जो कुछ भी हो उनके डिस्टेंस के बारे में बात करें। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर जो है ये, इसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके बारे में बता दूं। पेडोमीटर, पेडोमीटर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट
बाई काउंटिंग द स्टेप्स, ठीक है, मतलब अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, अपने पाँव से अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, तो कितने स्टेप्स, कितने कदम हमने तय किया है, ठीक है, कितने कदम हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसे हम पेडोमीटर कहते हैं, उसके कैलकुलेशन को या उसके रिकॉर्ड को हम पेडोमीटर कहेंगे, ठीक है। पार्सेक है, ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, इससे भी लाइट ईयर से भी बड़ी डिस्टेंस ये होती है पार्सेक, ठीक है। और लेंथ ऑफ हबल जो है ये अर्थ और गैलेक्सी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर के बारे में बताया गया है कि 1 लाइट ईयर इज इक्विवेलेंट टू 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी बड़ी है, ठीक है। अब लाइट ईयर के बारे में मैं थोड़ा और बता दूं, तो लाइट ईयर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो लाइट ईयर क्या है, जैसे मान लो ये है हमारा यूनिवर्स, मतलब ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रे ऑफ लाइट ले रही हूँ, या तो एक लाइट का पार्टिकल जिसे हम फोटोन कहते हैं वो अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है। लाइट का स्पीड आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर का रास्ता तय कर सकता है, इतनी दूरी को ये तय कर सकता है, ठीक है, मतलब इसकी स्पीड काफी फास्ट है। तो इस लाइट को अगर मैं एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए अगर छोड़ दूं कि ब्रह्मांड में ये कहाँ कहाँ घूम सकता है, ठीक है, तो जितना भी डिस्टेंस ये कवर करेगा, जितनी भी दूरी ये तय करेगा, उसे ही हम कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो अ लाइट ईयर कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट और अ रे ऑफ लाइट, या तो बीम ऑफ लाइट या एक लाइट पार्टिकल भी कह सकते हैं, इन 1 ईयर, एक साल में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, उसे लाइट ईयर कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट के वीडियोज़ में मैं और भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो रिपीटेडली ये सारे क्वेश्चंस पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो इन किसी क्वेश्चंस या टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।